विजय और रिया की शादी को 10 वर्ष हो चुके थे और अभी तक विजय और रिया को माता पिता बनने का सुख प्राप्त नहीं हो सका था। काफ़ी इलाज करवाया था पर कुछ भी कारगर साबित नहीं हो रहा था और अब उन लोगों को ने भी लगभग उम्मीद छोड़ ही दी थी। विजय का संयुक्त परिवार था जिसमें माता पिता, विजय के दो छोटे भाई, उनकी पत्नियां और बच्चे सब एक साथ ही रहते थे। विजय का घर एक गांव में था जो कि बहुत ज़्यादा विकसित नहीं था, पर विजय का अच्छा कारोबार था उस गांव में और अपने दोनों भाइयों से कहीं ज़्यादा कमाई विजय की होती थी। लेकिन विजय और रिया के बच्चे नहीं थे, इसलिए विजय और रिया का कोई मान सम्मान भी घर में नहीं था। रिया के दोनों देवरानी दिन भर बच्चों का बहाना लेकर घर का कोई काम नहीं करती थी और रिया को अकेले पूरे घर का काम देखना होता था। सासू माँ का भी कहना था, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, घर तू संभाल ले और काम भी क्या है। और उधर विजय का भी कोई मोल नहीं था। गांव में यदि कोई शादी विवाह या कोई कार्यक्रम पड़ता तो जो भी देन लेन करना होता वह विजय के सर पर डाल दिया जाता, या बोलकर कि इन दोनों भाइयों के तो बहुत खर्च है। और विजय की बहनें भी जब भी मायके आती तो उनकी विदाई आदि देने का जिम्मा भी विजय के सर पर आ जाता। बाकी दोनों भाई के खर्चे बहुत ज़्यादा थे क्योंकि उनके बच्चे थे, और यह सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि विजय की माँ का भी कहना था। विजय और रिया को लगने लगा था कि अब उनके बच्चे नहीं हैं, इसलिए वह जो कुछ भी कमाई करते हैं या काम करते हैं उन सब का हकदार उनके भाई और बहनें हैं, क्योंकि खुद विजय की सारी कमाई भाई बहनों के और नाते रिश्तेदारों के ऊपर निकल जाती और रिया को सारा दिन घर में कोल्हू के बैल की तरह घिसना पड़ता। ऐसा लगता था जैसे बच्चा नहीं होना कितना बड़ा पाप हो गया था और सारे घर की जिम्मेदारी उन दोनों के सर पर डाल दी गई थी। सारे घर के सदस्य यह मान बैठे थे कि विजय और रिया की कमाई का एक एक रुपया उनके हक का है, न कि विजय के हक का। और रिया की जिम्मेदारी घर संभालने की है, न कि उनके पत्नियों की। जहाँ विजय और रिया संतान न होने के कारण दुखी रहते थे, वहीं उनके भाई और बहनें खुश रहते थे कि उनकी संतान नहीं है और उनकी सारी कमाई हमारे हाथों में आ रही है। यहाँ तक कि विजय की माँ भी खुश रहती थी कि यह अच्छा है कि उनकी संतान नहीं है। कम से कम मेरी बेटियां जब भी मायके आएंगी उन्हें पूछने वाला कोई भाई भाभी तो यहाँ रहेंगे। विजय की महीने की अच्छी खासी कमाई थी, लेकिन इस अच्छी खासी कमाई का 80% उसके भाई और बहनों के परिवार के ऊपर खर्च हो जाता था। और इतनी अच्छी कमाई होने के बावजूद भी विजय और उसकी पत्नी को कोई सुख आराम नहीं था। विजय दिन भर अपनी दुकान में गधा मजदूरी करता था और विजय की पत्नी रिया घर पर, और इसका सारा मजा उसके भाई बहन और उनके पति और पत्नियां लेते थे। एक दिन विजय और उसकी पत्नी एक रिश्तेदार के यहाँ विवाह समारोह में गए थे। वहाँ पर एक पति पत्नी और आए थे जिनकी पिछले 11 सालों से कोई संतान नहीं थी, पर इस बार उनकी गोद में एक उनकी संतान थी, जिसे देखकर विजय और रिया बहुत हैरान हुए और उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने बोला, हाँ, हम भी संतान सुख के लिए बहुत परेशान थे, लेकिन फिर हमने शहर जाकर आईवीएफ का तरीका इस्तेमाल किया और हमें संतान की प्राप्ति हो गई। विजय और रिया को इन सब तरीकों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने पूछा, यह सब क्या होता है? तो फिर उन लोगों ने बोला, हम लोग गांव में रहते हैं इसलिए हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है और अब डॉक्टर इतना कुछ कर लेते हैं कि जिनके सामान्य तरीके से संतान नहीं हो सकती उनकी संतान को गर्भ के बाहर विकसित करके फिर से गर्भ में डाल दिया जाता है और संतान प्राप्ति हो जाती है। बाकी तुम्हें डॉक्टर समझा देंगे। विजय और रिया को यह सब बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा और उनके मन में एक उम्मीद जाग गई कि अब उनकी भी अपनी संतान जन्म ले सकती है। और उन्होंने शहर के उस डॉक्टर का पता ले लिया और घर जाकर अपने घर वालों को यह सारी बातें बताई। यह सारी बातें सुनकर तो घर वालों के चेहरे ही उतर गए। उन्हें लगने लगा अगर इनकी संतान हो गई तो उनके हाथ से बहुत बड़ा खजाना निकल जाएगा, और सबने बहुत हंगामा मचाया कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे किसी की संतान को उसके घर के बाहर विकसित करके फिर से उसके गर्भ में डाला जा सकता है। यह सब बनावटी बातें हैं, तुम्हें उल्लू बनाया जा रहा है। इन सब चक्करों में मत पड़ो, सिर्फ तुम्हारे पैसों को लूटने के लिए यह सारी बातें बोली जा रही हैं। और क्या गारंटी है कि आने वाली संतान तुम्हारी ही होगी? हो सकता है किसी और की संतान तुम्हें दे दी जाए और तुम्हें उल्लू बना दिया जाए, और पता नहीं क्या क्या। विजय की बहन ने तो यहाँ तक बोल दिया कि पता नहीं किसका गंदा खून तुम्हारे नाम पर वह तुम्हें ही बेच देंगे। विजय और रिया को सब कुछ समझ में आ रहा था
कि उसके घर वाले क्यों नहीं चाहते कि उनकी संतान हो, क्योंकि उनके हाथ से मोटा पैसा निकल जाता। विजय की माँ भी इस पक्ष में नहीं थी। उसका कहना था, जब शादी के 10 वर्ष बाद भी संतान नहीं हुई तो अब संतान करके क्या करोगे? वैसे भी तुम लोगों की उम्र हो चुकी है, अब इस उम्र में संतान का पालन पोषण कैसे करोगे? और पता नहीं क्या क्या बोलकर विजय और रिया को बरगलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन विजय और रिया ने ठान लिया था कि वह संतान के लिए कोशिश जरूर करेंगे, और अगले दिन विजय और रिया शहर के लिए निकल पड़े। इधर विजय और रिया शहर के लिए निकलने के बाद घर में बहुत बड़ा बवाल मच गया था। विजय के सारे भाई बहन आपस में बोलने लगे, यह तो बहुत बुरा हुआ। अगर विजय भाई की अपनी संतान हो गई तो वह हमारे बारे में क्या सोचेंगे? फिर तो हमारे हाथ से इतनी बड़ी संपत्ति निकल जाएगी, और फिर रिया भाभी घर के सारे काम क्यों करेंगी? इसमें तो हमारा ही नुकसान है। उधर विजय और रिया शहर पहुंच गए थे। उस रिश्तेदार ने पहले ही बता दिया था कि आईवीएफ के लिए उन्हें लंबे समय तक शहर में रुकना पड़ेगा, और उसकी मदद से उन्होंने शहर में एक घर किराए पर ले भी लिया था। वह पूरी तैयारी के साथ गए थे, इस उम्मीद में कि उनकी संतान हो जाएगी। विजय और रिया डॉक्टर के संपर्क में थे। करीब 2 महीने बाद विजय और रिया को खुशखबरी मिल चुकी थी। रिया गर्भ से थी और डॉक्टर ने बोला था सब कुछ ठीक है। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि अब आपको बहुत ही सावधानी की ज़रूरत है। अब पूरे 9 महीने डॉक्टर की देखरेख में बिताने पड़ेंगे और बहुत ही सावधानीपूर्वक रहना पड़ेगा। उसके बाद ही एक बार डिलीवरी हो जाने के बाद उतनी दिक्कत नहीं है, पर जब तक बच्चा गर्भ में है पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। विजय और रिया ने बोला, हाँ हम बिल्कुल ख्याल रखेंगे, इतनी मुश्किल से हमें माँ बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। डॉक्टर ने बोला, आपको शहर में ही रहना पड़ेगा ताकि आप लगातार डॉक्टर के संपर्क में बने रहें। विजय ने बोला, ठीक है डॉक्टर साहब, हम पूरा ख्याल रखेंगे। डॉक्टर ने रिया को कुछ भी काम करने के लिए मना कर दिया था और अधिक से अधिक आराम करने के लिए बोला था ताकि किसी भी प्रकार का कोई रिस्क ना हो। विजय ने बोला, ठीक है, मैं रिया का पूरा ख्याल रखूँगा। विजय ने अपने घर फ़ोन किया और अपनी माँ से बोला, माँ अभी हमें बच्चा होने तक यहीं रहना पड़ेगा, और रिया को डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है, तो तुम शहर आ जाओ, कुछ दिन रिया को तुम्हारे देखभाल की ज़रूरत है। विजय की माँ ने बोला, अब इस उम्र में मेरे से यह सब कुछ नहीं हो पाएगा, मैं नहीं आने वाली, तुम्हें जैसे करना है देख लो। विजय ने बोला, यह क्या बोल रही हो माँ, बाकी भाई बहनों के बच्चे भी तो तुमने ही करवाए हैं, और अब मेरे बच्चे की बारी आई तो तुम पीछे हट रही हो। तो विजय की माँ ने बोला, हाँ तो बाकी भाई बहनों ने समय पर बच्चे किए हैं, तेरी तरह बुढ़ापे में किसी ने बच्चे नहीं किए, देख लो क्या करना है, मैं तो नहीं आने वाली, कहकर माँ ने फ़ोन रख दिया। इसके बाद विजय ने एक एक करके अपने सारे भाई बहनों को फ़ोन किया, पर सबने कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल दिया, और कोई भी विजय और रिया की मदद के लिए शहर जाने को तैयार नहीं हुआ। विजय रिया को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि अब उनका बच्चा आने वाला है, उनका वारिस आने वाला है, तो लोगों को जलन हो रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो मुफ्त के पैसों पर वह ऐश कर रहे थे वह सब कुछ अब खत्म होने वाला है, इसलिए कोई भी नहीं आना चाहता, और ना ही कोई चाहता है कि हमारी संतान हो। यह वही भाई बहन और माँ थे जिनकी एक एक ख्वाहिश विजय और उसकी पत्नी रिया पूरी किया करते थे। यह वही बहनें थी जो मायके आने पर भाई भाभी से तरह तरह के खर्च करवाया करती थी और काफ़ी कुछ लेकर जाया करती थी। यह वही भाई थे जिनके बच्चों की फीस तक विजय भरा किया करता था। और यह वही माँ थी जो बोल बोल कर कि तू बड़ा भाई है, तू अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा, सारे भाई बहनों की जिम्मेदारी विजय के ऊपर डाल रखी थी, और सारे भाई बहनों के ऊपर विजय के पैसे लुटवाया करती थी। विजय और रिया को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका था कि उनके घर से कोई भी उन लोगों की मदद के लिए नहीं आने वाला, क्योंकि उनके हाथ से काफ़ी कुछ निकल जो रहा है। खैर, रिया ने अपने मायके फ़ोन लगाया। रिया को भी पता था कि उसके मायके से भी कोई नहीं आने वाला, और उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी माँ के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था, और उसने अपनी माँ से मदद मांगी। रिया की माँ ने बोला, एक उपाय है, देख मैं तो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे से तो ज़्यादा कुछ काम हो नहीं पाएगा, लेकिन हाँ गांव में मैं किसी भरोसे लायक गरीब लड़की को लेकर आ सकती हूँ जो घर का सारा काम कर देगी और रिया की देखभाल भी कर देगी, और मैं उस पर नज़र रखने का काम कर लूँगी। कुछ पैसे तो लोगी लेगी, पर सारे काम कर देगी। बोलो तो मैं किसी से बात करूँ? रिया ने बोला, हाँ माँ बात करो, जितने भी पैसे लेगी मैं दे दूँगी। इतनी मुश्किलों से तो माँ बनने का सुख मुझे मिल रहा है, इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगी।
अगले दिन रिया की माँ गांव से एक भरोसेमंद लड़की को लेकर रिया के पास शहर आ गई। अब रिया और विजय बहुत खुश थे। रिया की अच्छी देखभाल हो रही थी। विजय भी बीच बीच में जाकर अपनी दुकान देख लेता था और अपना बिजनेस भी संभाल रहा था। क्योंकि रिया की माँ और वह लड़की रिया के साथ ही रहते थे, इसलिए विजय को ज़्यादा चिंता भी नहीं होती थी। और डॉक्टर के संपर्क में तो वह लोग लगातार थे ही। इधर विजय के घर पर विजय के भाई भाभी और बहनें सब बहुत चिढ़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि विजय भाई की कभी अपनी संतान होगी। यहाँ तक कि विजय की माँ भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था विजय की अपनी संतान हो जाएगी तो वह अपने छोटे भाई बहनों को पूछना कम कर देगा। कितनी घटिया सोच थी एक माँ की। क्या विजय किसी और की संतान थी और बाकी बच्चे उसकी अपनी संतान थे? पर क्या कर सकते हैं, किसी की सोच तो नहीं बदल सकते। विजय को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो बहुत खुश था और इंतजार कर रहा था कि कब उसकी संतान जन्म ले। उधर रिया और उसकी माँ भी बहुत खुश थे। और मंजू, जिसे रिया की देखभाल के लिए लाया गया था, रिया की बहुत अच्छी देखभाल कर रही थी। बहुत ही अच्छी लड़की थी मंजू। एक दिन मंजू बाजार से सब्जियां लेने गई थी कि विजय के भाई और बहनें उसे मिले, जिन्हें वह नहीं पहचानती थी। उन्होंने मंजू से बोला, हम तेरी मालकिन के रिश्तेदार हैं। मंजू ने बोला, अच्छा बोलिए क्या काम है? तो उन लोगों ने बोला, देखो, हम नहीं चाहते कि विजय और रिया की संतान इस दुनिया में आए। तुम तो वैसे भी पैसों के लिए रिया की देखभाल कर रही हो। जितने पैसे तुम्हें विजय भाई देते हैं, हम तुम्हें उसका 10 गुना पैसा अधिक देंगे, लेकिन तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। मंजू ने बोला, यह कैसी बातें कर रहे हैं? तो उन लोगों ने बोला, देखो, तुम हमारा काम नहीं करोगी तो हम किसी और से काम करवा लेंगे। इससे तो अच्छा है तुम ही हमारा काम कर दो, कुछ पैसे भी कमा लोगी। मंजू ने बोला, मुझे क्या करना होगा? उन लोगों ने एक पुड़िया निकाली जिसमें कुछ जड़ी बूटियां थी और बोला, इस पुड़िया में से थोड़ी थोड़ी जड़ी बूटी निकाल कर रोज रिया को खाने में मिलाकर देनी पड़ेगी, जिससे धीरे धीरे कोख में ही उसकी संतान मर जाएगी और उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा। और यह सब कुछ इतना धीरे धीरे होगा कि किसी के ऊपर कोई शक भी नहीं होगा। सब कुछ सामान्य लगेगा और विजय की संतान भी नहीं आएगी। और हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, बस विजय की संतान को इस दुनिया में नहीं आनी चाहिए। मंजू ने बोला, ठीक है, जैसा आप लोग कह रहे हैं मैं कर दूंगी, लेकिन मैं पैसे पूरे लूंगी, वह भी एडवांस। उन लोगों ने बोला, पैसों की चिंता मत करो। कहकर उन्होंने काफ़ी पैसे मंजू को दे दिए, साथ में जड़ी बूटियाँ भी दे दी। मंजू ने जड़ी बूटियाँ और पैसे अपने पास रख लिए और सब्जियाँ लेकर घर चली गई। अब तो विजय के भाई बहन काफ़ी खुश थे कि चलो, अब विजय भाई की कोई संतान नहीं आने वाली और हमारे हाथ से कोई खजाना नहीं जाने वाला। वैसे भी 8 महीने तो हो ही चुके हैं, अगले महीने प्रसव है और जड़ी बूटियाँ 1 महीना तो लेंगी ही अपना काम करने में, तो सब कुछ सामान्य ही लगेगा और डॉक्टर की रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आएगा। प्रसव के वक्त या प्रसव के कुछ दिन पहले विजय भाई को पता लगेगा कि उसकी संतान नहीं रही और फिर वह कुछ भी नहीं कर पाएंगे और किसी के ऊपर कोई शक भी नहीं होगा। यह सोचकर विजय के भाई बहन काफ़ी खुश हो रहे थे। और इधर विजय और रिया भी काफ़ी खुश थे कि उनकी संतान इस धरती पर आने वाली है और उनका कोई अपना वारिस होगा और अपना वारिस आने वाला है, जो बुढ़ापे में उनका ख्याल रखेगा और उनके वंश को भी आगे बढ़ाएगा। इसी सब में प्रसव की तारीख भी आ गई और रिया को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। और विजय खुशखबरी का इंतजार कर रहा था और उसके भाई बहन किसी और खबर के इंतजार में थे। रिया को जब से अस्पताल में भर्ती कराया गया था, विजय के घर वाले बेचैनी से विजय के फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें तो किसी और विशेष खबर का इंतज़ार था। खैर, रिया को अस्पताल में भर्ती करने के करीब 10 घंटे के बाद विजय का फ़ोन आया। विजय के भाई ने लपक कर फ़ोन उठाया अपने दिल की खबर सुनने के लिए। उसे यही लग रहा था कि विजय भाई उधर से रोते हुए बोलेंगे कि हमारी संतान नहीं रही, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। विजय ने बोला, मुबारक हो, तुम चाचा बन गए हो, हमारी संतान आ चुकी है। रिया ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है और हमारा बच्चा 5 घंटे पहले हुआ है। अभी फुर्सत मिली तो तुम लोगों को फ़ोन लगाया, घर में सबको बता दो। विजय के भाई को यकीन नहीं हुआ कि विजय की संतान सही सलामत है। वह तो वहीं जड़ हो गया। बाकी के भाई बहन पूछ रहे थे कि क्या हुआ। उसने उदास स्वर में बोला, विजय भाई को बेटा हुआ है और पूरी तरह से स्वस्थ है। सबके चेहरे उतर गए कि यह कैसे हो सकता है, हमने तो पूरा इंतजाम कर दिया था। विजय की माँ ने बोला, चलो ठीक है, मैं भी नहीं चाहती थी कि विजय की संतान हो, लेकिन अब हो गई है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। कम से कम बुढ़ापे में उसका कोई सहारा तो रहेगा। मैं भी अपने स्वार्थ में थोड़ी अंधी हो गई थी, पर अब मेरी आंखें खुल गई हैं।
मेरे बड़े बेटे की औलाद आ गई है। जिसे सबसे पहले आना चाहिए था वह सबसे बाद में आया। फिर विजय की माँ ने बोला, क्या हुआ, तुम सबके चेहरे क्यों उतरे हुए? अरे भाई, तुम सब चाचा चाची और बुआ बन गए हो, तो खुशियाँ मनाओ, लड्डू बांटो। अब उदास होने से कोई फायदा नहीं। जो हो गया उसे स्वीकार करो। मैं तो बहुत खुश हूँ। क्योंकि विजय की माँ को अपने बाकी बेटे बेटियों की करतूत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कितनी भी बुरी थी, आखिर थी तो एक माँ ही। अपने ही संतान की संतान को मारने की साजिश में कैसे शामिल हो सकती थी, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं पता था। और जैसे ही उनके पोते ने जन्म लिया था, उनके मन का सारा भेदभाव जा चुका था और वह अपने पोते को देखने के लिए लालायित थी। उधर विजय के भाई बहन काफ़ी गुस्से में थे। वह लोग उस वैद्य के पास गए जिससे वह जड़ी बूटियां लेकर आए थे और जाकर उसे काफ़ी उल्टा पुल्टा सुनाया। उस वैद्य ने बोला, हो ही नहीं सकता कि मेरी दी हुई जड़ी बूटियां काम न करें। मैं मान ही नहीं सकता। ज़रूर कुछ गड़बड़ हुई है, जाकर पता करो। इतने सालों से मैं यही काम कर रहा हूँ और मैं गलत जड़ी बूटियाँ दे दूँ, यह तो संभव ही नहीं है। उसके बाद उन लोगों को लगा ज़रूर दाल में कुछ काला है, लेकिन वह लोग क्या ही कर सकते थे। इतने आत्मविश्वास के साथ वैद्य ने अपनी जड़ी बूटियों की सफल होने की बात कही थी कि उन्हें पता था कि गड़बड़ कहीं और ही हुई है, लेकिन अब पता कैसे किया जाए। खैर, कुछ दिनों के बाद विजय और रिया अपने संतान को लेकर अपने शहर वाले किराए के घर में आ गए। बच्चे को देखने के बहाने विजय के सारे भाई बहन माँ को साथ में लेकर आए उसके किराए वाले घर में। वह देखना चाहते थे कि बच्चा क्या पूरी तरह से स्वस्थ है, उसे कुछ भी नहीं हुआ, तो आखिर में इसके पीछे वजह क्या है। सारे भाई बहन वहाँ पर आकर इधर उधर खोजबीन करने लगे थे कि विजय ने बोला, क्या बात है, तुम लोग अपने भतीजे को ना देखकर इधर उधर दिमाग लगा रहे हो, कुछ खोज रहे हो क्या? कहीं तुम यहाँ तो नहीं खोज रहे? कहकर विजय ने जड़ी बूटियों की पुड़िया निकालकर उन लोगों के सामने रख दी। जड़ी बूटियों को विजय भाई के हाथ में देखकर उसके सारे भाई बहन सकपका गए और बोले, यह क्या है, यह क्या चीज़ हमें दिखा रहे हो? विजय ने बोला, ज़्यादा अनजान मत बनो, और मंजू को बुलाया। मंजू सामने आई और बोली, तुम लोगों को क्या लगता है मैं थोड़े से पैसों के लिए इतना नीच और घटिया काम कर सकती हूँ? मैंने तो उस दिन सिर्फ इसलिए हाँ कर दी थी क्योंकि मुझे लगा था अगर मैं हाँ नहीं करूँगी तो तुम लोग किसी और से यह काम करवा लोगे, और मुझे पता नहीं वह कौन होगा। अनजान खतरा लेने से अच्छा था कि मैं खुद ही यह काम करने को तैयार हो जाती, ताकि तुम लोगों को कहीं और दिमाग ना लगाना पड़े और विजय भैया की संतान सुरक्षित रहे। मैंने उसी दिन घर पर आकर विजय भाई को सारी सच्चाई बता दी थी और यह भी बोल दिया था कि मैंने यह जड़ी बूटियाँ और पैसे ले लिए हैं ताकि वह किसी और के पास यह काम करवाने के लिए ना जाए और आपकी संतान सुरक्षित रहे। विजय भाई ने बोला था, हाँ तुमने बिल्कुल सही किया। तुम्हें क्या लगता है इन जड़ी बूटियों में से मैंने भाभी को कुछ भी खिलाया है? मैं इतनी नीच नहीं हूँ। यह कहकर उसने वह पैसे निकाल दिए और सारे पैसे उनके मुंह पर मार दिए। विजय की माँ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो विजय ने अपनी माँ को उनकी बाकी की औलादों की सारी करतूतें बताई और विजय की माँ ने अपना सर पकड़ लिया और बैठ गई। विजय की माँ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और बोला, इन सबको अभी पुलिस के हवाले करो। इतनी जलन? ठीक है, कुछ समय के लिए मेरे भी आंखों पर पर्दा पड़ गया था और मैं भी अपने स्वार्थ में अंधी हो गई थी, लेकिन इन लोगों ने तो नीचता की सारी हदें पार कर दी। इनकी तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मेरे पोते की जान लेने की कोशिश की। कोई इतना नीच कैसे हो सकता है? तुरंत पुलिस को बुलाओ, इन सबको जेल के अंदर डलवाओ, और जेल के बाहर यह रहने लायक है ही नहीं। विजय ने बोला, नहीं माँ, तुम्हें क्या लगता है जेल में डलवाने से इनकी नीचता कम हो जाएगी? नहीं, बल्कि यह फिर से कोशिश करेंगे मेरे संतान को हानि पहुँचाने की। इसलिए मैंने कुछ सोचा है। सबसे पहले मैं मंजू की शादी की जिम्मेदारी लेता हूँ, जिसने बहुत कुछ किया है मेरी संतान को इस दुनिया में लाने के लिए। और देखा जाए तो मेरे संतान की रक्षा भी मंजू ने ही की है। अगर वह चाहती तो मेरी संतान इस दुनिया में नहीं आती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके लिए मैं जीवन भर मंजू का शुक्रगुजार रहूँगा और मंजू की अच्छे से अच्छे घर में शादी करवाऊँगा। दूसरा, अब मैं उस घर में कभी नहीं रहूँगा क्योंकि वहाँ पर मेरी संतान सुरक्षित नहीं है। यह गंदे लोग फिर उसके ऊपर वार करेंगे। इसलिए रिया, मेरा बेटा और रिया की माँ, और चाहो तो तुम भी यही शहर में रहेंगे और मैं गांव में अपनी दुकान देखूंगा और यहाँ आता जाता रहूंगा। और मेरी संतान की जान पर मुसीबत का कारण सिर्फ और सिर्फ मेरी दौलत है, जिसका लालच तुम्हारी बाकी की औलादों को है, तो उसका इंतजाम भी मैंने कर दिया है। तभी एक वकील विजय के घर में आते हैं और विजय उनसे बोलता है, मैंने जो कागज़ बोले थे आपने बनवा लिए हैं? तो वकील ने बोला, जी विजय जी, सारे कागज़ तैयार हैं, आप साइन कर दीजिए।
विजय ने कागजों पर साइन कर दिया। वकील ने बोला, इन कागज पर यह लिखा है कि विजय की जितनी भी चल अचल संपत्ति है वह सब कुछ उनके बाद उनकी पत्नी की और पत्नी के बाद उनके पुत्र की होगी, और यदि उनके पुत्र को कुछ हो जाता है तो सारी संपत्ति ट्रस्ट को चली जाएगी। और साथ ही साथ इन कागजों पर यह भी लिखा है कि भगवान न करे यदि विजय जी, उनकी पत्नी और संतान तीनों को एक साथ ही कुछ हो जाता है और तीनों ही इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो भी उनकी सारी संपत्ति की एक फूटी कौड़ी भी किसी को नहीं मिलेगी और सारी संपत्ति ट्रस्ट में चली जाएगी। यह कहकर वकील वहां से चला गया। विजय ने बोला, अब जो करना है कर लो, जिसकी जान लेनी है ले लो। जिन पैसों के लालच में तुम जान लोगे वह पैसे तुमको कभी किसी कीमत पर नहीं मिलने वाले, पर हाँ, जेल की हवा जरूर खा लोगे। इतना इंतजाम तो मैंने कर ही दिया है। और विजय के सारे भाई बहन चुपचाप अपना समूह लेकर वहां से चले गए।